समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय गोयल जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी बुधड़ी, श्री लाल सिंह जी आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री बीरेन जी सचदेवा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर महेश जी शर्मा, पूर्व सांसद श्रीमती अनीता आर्य, पूर्व सांसद श्री जयप्रकाश जी, धर्मवीर जी शर्मा, सत्यपाल जी भाटिया, ज्वाला प्रसाद जी निदेशक, श्री अजय महावर जी और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज महात्मा गांधी के प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर मौजूद हैं। जो भी हमारे बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सचमुच उनका अपनी तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। कभी भी स्वागत, अभिनंदन अथवा सलाम दुआ एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने भी अपनी तरफ से आप सबका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और ये सचमुच ये हम सबके लिए एक हर्ष का विषय है कि आज पूज्य महात्मा गांधी की समाधि स्थल के बिल्कुल पास ही आज महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। वैसे तो भारत ही नहीं, दुनिया के कई स्थानों पर चले जाइए, वहां पर आपको गांधी की कहीं आदमकद प्रतिमा, कहीं बैठी हुई प्रतिमा, तरह तरह की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन समाधि स्थल के बिल्कुल नजदीक इस प्रकार की गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना, मैं समझता हूं कि यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं विजय गोयल जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, गांधी जी का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, गांधी जी हर भारतवासी के ही दिल में नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वह गांधी जी को जानते हैं और गांधी जी के विचारों से भी बहुत सारे लोग सारी दुनिया में परिचित हैं। वह भारतवासियों के दिलों में हैं और भारतवासियों के विचारों में भी। 154 वर्ष पहले 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति का उस दिन 2 अक्टूबर को जन्म नहीं हुआ था, बल्कि एक युग का जन्म उस समय हुआ था। और यह भी सच्चाई है कि उनके विचार, दर्शन 20वीं शताब्दी में जितने प्रासंगिक थे, 21वीं शताब्दी में उससे कम प्रासंगिक नहीं है, बल्कि उससे अधिक प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी गांधी जी के विचार और उनके दर्शन प्रासंगिक रहेंगे। साथियों, गांधी जी सदैव सत्ता से दूर रहे। न तो उन्होंने कोई युद्ध लड़ा और न तो कोई इस प्रकार की, न तो किसी देश को जीतने का काम किया, लेकिन अहिंसा का रास्ता अख्तियार करके पूरी दुनिया में केवल भारतवासियों का नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों का दिल जीतने का काम यदि किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने किया। 75 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी मृत्यु के, बहनों भाइयों, आज भी विचार मैं समझता हूं कि पहले से ज्यादा कहीं प्रासंगिक हैं। जो उनसे नहीं मिले हैं वे भी गांधी और उनके विचारों से प्रभावित हुए हैं। मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा मार्टिन लूथर किंग की, मैं चर्चा करना चाहूंगा नेल्सन मंडेला की। वह महात्मा गांधी से कभी मिले नहीं थे, लेकिन उनके विचारों और आदर्शों से इस हद तक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने अपने देशों में मानवता को एक नई राह दिखाने का काम किया था। यह महात्मा गांधी के विचारों का ही करिश्मा था। मैं मानता हूं कि वह केवल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं थे, बल्कि महात्मा गांधी ने यह देखा कि जब भारत आजाद होगा तो उनके सपनों का भारत कैसा होगा, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार किया था और वह स्वप्न उन्होंने देखा था। उनके हर आंदोलन में एक गहरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश छिपा रहता था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1917 में बापू का जो चंपारण आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, वह चंपारण आंदोलन एक प्रकार का सत्याग्रह था। उसमें उन्होंने अंग्रेजों का विरोध तो किया ही, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि सारे देश में जो किसानों की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है, उसमें सुधार होना चाहिए। इस ओर सत्ता का ध्यान आकर्षित करना भी उनका उद्देश्य था। गांधी जी का
सूत्र वाक्य था, इसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। स्वच्छता न होने के कारण ही गरीबी अधिक होती है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, बीमारी होगी, इलाज कराना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, गरीबी और निरंतर बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं बाद में आने वाली सारी सरकारों ने महात्मा गांधी के इन सब सारे आदर्शों को और विचारों को भुला दिया। लेकिन मैं मोदी जी को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी तरफ से भी बधाई देना चाहता हूं कि गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में अंगीकार करने का काम और उसी के अनुरूप चलकर सरकार ने जो जन सामान्य की सेवा की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला कार्यक्रम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था वह स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता की बात किसने की थी? स्वच्छता की बात महात्मा गांधी ने की थी। और आज यह देखिए, स्वच्छता का यह आंदोलन एक ऐसा जन आंदोलन बन गया है। वह पहले लोग प्लेटफार्म पर जाते थे, कुछ खाते थे, कुछ बचा रहता था, प्लेटफार्म के ऊपर फेंक देते थे। पढ़ते लिखते कुछ छोटे मोटे पेपर होते थे, पढ़ने के बाद उसे प्लेटफार्म पर फेंक देते थे। लेकिन आज लोग हिचकते हैं प्लेटफार्म पर कुछ गंदी चीज अथवा कोई ऐसी कोई पेपर यदि फेंकना हो तो एक 4 बार सोचते हैं। और मैंने ऐसे भी लोगों को आज प्लेटफार्म के ऊपर चलते हुए देखा है कि जो बचे हुए अथवा जिस कागज का कोई उपयोग नहीं है उसको प्लेटफार्म के ऊपर नहीं भेजते हैं, बल्कि अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। इस प्रकार की जागरूकता पैदा करने का काम जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, मैं समझता हूं यह महात्मा गांधी जी के संदेश को ही उन्होंने इस देश में जो है इस तरीके से चरितार्थ किया है। हर जितने भी हमारी सरकार के काम है उसमें हमारी सरकार के निर्णयों में महात्मा गांधी के विचार की पूरी तरह से झलक आपको देखने को मिलेगी। मेरे बहनों भाइयों, 50 वर्षों पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद, आप जानते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो आज के 50 वर्षों पहले हो गया, लेकिन हमारे देशवासियों के और विशेष करके गरीबों का बैंकों में खाता नहीं खुलने पाया। पहली बार हर परिवार का बैंकों में खाता खुलवाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री का 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते इस देश में खोली गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दृष्टि से सड़क है, पानी है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, इन सब सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से भी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। बीमारी के कारण लोग दम तोड़ देते थे और कुछ विशेष रूप से ऐसे दलित समाज के हमारे बहन भाई जो बहुत ही गरीब हुआ करते थे, यदि परिवार में कोई बीमार हो गया तो उसके इलाज कराने की उनकी हैसियत नहीं थी, उनके जेब में पैसा नहीं था और उसी बीमारी के कारण ही वो व्यक्ति परिवार में दम तोड़ देगा। पहली बार महात्मा गांधी जी की उसी सोच के अनुरूप हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लागू की और आप सभी जानते हैं कि 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उनको दिया गया है। यदि आप बीमार हो गए तो 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज। यदि 1 साल में आपका रोग नहीं ठीक होता है तो दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भारत में दुनिया के दूसरे देशों में यह देखने को नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी का जहां तक प्रश्न है, वो केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी नहीं थे बल्कि बहुत बड़े आर्थिक चिंतक थे। गांधी जी ये मानते थे कि इस धरती पर इतने संसाधन हैं कि इंसान की सारी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, परंतु लोगों के लालच को पूरा करने के मुताबिक हमारे यहां संसाधन नहीं है। उनका 2 टूक शब्दों में कहना है, वी हैव रिसोर्सेज फॉर एवरीवन नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। यह महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी कहते थे सरकार काम को तो सरकारी काम को ध्यान में रखना होगा कि सरकार जो मार्जिनलाइज्ड मैन है, जो समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ है, उसको हम जो भी काम कर रहे हैं उससे उसको कितना फायदा मिलता है। हमारा भी आर्थिक दर्शन का जहां तक सवाल है, समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाना, यही बात हमारे पंडित
दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी कही थी, और उसी रास्ते पर हमारी सरकार भी चल रही है। मित्रों, हमारी सरकार महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, इन्होंने जो रास्ता सुझाया है उसी रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। मेरा मानना है कि गरीबों को जो भी मिलना चाहिए वो मिले, लेकिन हर अवसर मिलना चाहिए, लेकिन सम्मान भी चाहिए, और शेष सभी काम हमारे गरीबों के अंदर वह क्षमता है कि वह सभी सब कुछ कर लेंगे। उनके अंदर किसी प्रकार की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता की भी कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार ने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। कोरोना का संकट पैदा हुआ था, मैं दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं गया था, अमेरिका जैसे देश में, जर्मनी जैसे देशों में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैक्सीन की 2 डोज, माने टीके की 2 डोज सभी को नहीं लगी थी। अधिकांश लोगों को लगी थी, लेकिन सभी को नहीं लगी थी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का अकेला देश भारत ही है जहां पर दूर दराज झोपड़ी में रहने वाला भी कोई व्यक्ति होगा तो उसको भी वैक्सीन की 2 डोज लगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत माने जो वेंडर्स, जो छोटे छोटे वो खोमचे लगाकर जो सड़कों के किनारे बैठते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। पहली बार भी किसी का ध्यान गया तो हमारे प्रधानमंत्री का ध्यान गया और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की, और आज मोबाइल से वो बैंकों से पैसा ले रहे हैं और दिन भर की जो कमाई होती है उसी से उस कर्ज की अदायगी कर रहे हैं। इस प्रकार के अद्भुत काम किए हैं। मैंने देखा है अपने दलित समाज की माताओं बहनों को, घर में पानी नहीं है, दूर दराज कहीं कोई कुआं है, दूर दराज कोई तालाब है, कोई नदी है, वहां से घड़े पर घड़ा पानी भरकर वो अपनी घरों में लाती थी और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। लेकिन उसी गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर हमारे प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया कि मैं इस हिंदुस्तान में एक घर भी शेष नहीं बचने दूंगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल की सुविधा उपलब्ध हो जाए। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनमें सबकी गणना यहां पर करना प्रारंभ करूंगा तो बहनों भाइयों एक लंबा समय लगेगा। लेकिन आज एक बात मैं विशेष रूप से उसकी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। हो सकता है कि आज के 50, 60, 70 साल पहले हमारे इस समाज की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही हो, रही क्या हो मैं मानता हूं, बल्कि थी। इस समाज का एक वर्ग विशेष बहुत ही दबा हुआ था, कुचला हुआ था, और मैं यह मानता हूं कि उसे अवसरों से वंचित किया गया था। वास्तविकता को स्वीकार करने में हमें गुरेज किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। वास्तविकता यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसके निवारण की ओर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके निवारण के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम आगे किसी भी सूरत में नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप वर्तमान समय की वास्तविकता को यदि आप देखें तो आपको चीजें पहले की अपेक्षा बदली हुई नजर आएंगी। उदाहरण के लिए 1950 के आसपास जो मात्र मृत्यु दर हुआ करती थी वह 1 लाख में 2000 हुआ करती थी। आज वह कम होकर 1 लाख में केवल 97 तक पहुंच गई है। मेरे बहनों भाई, इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में है। और 1950 के समय बच्चों की जो बच्चे पैदा होते थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी संख्या 1000 में 150 हुआ करती थी, लेकिन वह आज कम होकर 1000 में केवल 28 हो गई है। आजाद भारत में इतना बड़ा परिवर्तन लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक यही स्थिति साक्षरता के दर के मामले में थी। 1950 में 18% लोग हमारे देश में साक्षर थे, लेकिन आज आपको जानकर खुशी हो गई उनकी संख्या लगभग 75% से अधिक हो गई है। और आगे भी अभी जनगणना की रिपोर्ट आने वाली है, तो मैं समझता हूं पिछले 12, 13, 14 वर्षों में जो और भी प्रगति हुई है उससे जो आंकड़े आएंगे, मैं मानता हूं कि साक्षरता की दर शायद वो 85 और 90% तक भारत में पहुंच जाएगी। स्थितियां सुधरी हैं तो हमारे उसमें दलित हमारे बहन भाई भी हैं जिनके हालात बदले हैं। साथियों, कुल मिलाकर मेरे कहने का आशय यह है कि वर्तमान
समय की वास्तविकताएं बदल रही हैं, बेहतर हो रही हैं और आज की स्थिति पहले जैसी नहीं है जो आज से 50-60 वर्ष पहले हुआ करती थी। आज दलित समाज के हमारे साथी समाज के बाकी वर्गों से कंधा मिलाकर वह आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों से प्रेरणा पाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से दलितों के लिए उत्थान कार्य किया है वह आप सबसे छिपा नहीं है। हमारी सरकार ने दलितों को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वह उचित सम्मान दिया है और वह आपको तो अच्छी तरह जानकारी है। दलित समाज का राष्ट्रपति यदि भारत में बना है तो हमारी सरकार आने के बाद ही बना है। अनुसूचित जनजाति वर्ग की यदि राष्ट्रपति भारत में पहली बार बना है तो हमारे ही सरकार आने के बाद राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बना है। सिर्फ राष्ट्रपति जैसे पद की नहीं बल्कि हमने भारत की राजनीति के हर क्षेत्रों में इस दलित समाज को जो उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए वह उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। आज देश भर में बहुत बड़ी संख्या में दलित वर्ग से चुने हुए हमारे सांसद हैं, दलित वर्ग से चुने हुए हमारे विधायक हैं, यहां तक कि मंत्रिमंडल में भी हमारे उचित जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वह आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं ये कहूं कि 10-15 वर्षों में हमारे दलित समाज का सशक्तिकरण तेजी के साथ हुआ है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो। साथियों, चाहे वो मनरेगा की बात हो या फिर मंत्री बनने की, दलितों के लिए सड़क से लेकर संसद तक हर जगह रास्ते खुले। चाहे गांव का एक किसान हो या फिर बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई कारपोरेट लीडर हो, आज दलित कृषि से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक हर जगह अपना स्थान बना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी मैं समझता हूं किसी भारतवासी के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और आपको मालूम है कि फिक्की की तर्ज पर ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और इस डिक्की में माने दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो बनी है, 10,000 उसके मेंबर हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इनका इस समय योगदान है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा मेरे साथियों कि दिनों दिन बेहतर होती हुई परिस्थितियों में दलित शब्द से स्वयं को आइडेंटिफाई करना, दलित शब्द से अपनी पहचान बनाना, अपनी पहचान बतलाना, यह कितना सही है। क्योंकि साथियों, संज्ञाओं का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। संज्ञाओं का एक समय भी होता है। दलित शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, सौभाग्यवश वह समय अब गुजर चुका है। अब आज आप देखें तो दलित समाज के भाई बहन हर दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दलित भारत के सबसे बड़ा आकांक्षी यह क्लास है, एस्पिरेशनल क्लास है। तो यह दलित वर्ग को, दलित चिंतकों को और दलित विचारकों को सोचना होगा, क्या दलित शब्द से खुद को जोड़ना और परिभाषित करना अब यह ठीक है या नहीं है। मैं समझता हूं समझ में हम नहीं सोच सकते बल्कि आपको ही इस पर विचार करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आज एक नई शब्दावली, नई संज्ञा की जरूरत है जो आपके एस्पिरेशनल समाज को परिभाषित कर सके? और इस पर आवश्यक विचार कोई और नहीं कर सकता है। इस पर यदि कोई विचार कर सकता है तो दलित समाज के लोग ही कर सकते हैं। इस देश के बड़े बड़े दलित चिंतक ही कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं सारे जो दलित चिंतक हैं मैं उनका आह्वान करता हूं इस संबंध में वह विचार करें। आप याद करें साथियों, कि आज से 50-60 साल पहले आप कोई हिंदी साहित्य की किताब पढ़ रहे हो, वहां नारी के पर्यायवाची के रूप में अबला शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन वह जमाने गुजर गए, वह दिन गुजर गया। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम बन रहा है और इस देश की 33% महिलाओं को संसद में और विधान मंडलों में अब स्थान प्राप्त हो रहा है। अब हमारे देश की नारी यह अबला नहीं रही है। कहने का अर्थ है साथियों कि इस समय दलितों का सशक्तिकरण हो रहा है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। मैं समझता हूं कि आप लोग भी हमारी इस बात से असहमत नहीं होंगे।
वह अपने लिए रास्ता बनाने के लिए हमारा दलित समाज का भी व्यक्ति तैयार है। वह अपना खुद रास्ता बना रहे हैं और अपने ही लिए क्यों, बल्कि मैं तो कहूंगा कि दलित समाज इस देश को भी रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दलित चिंतक प्रायः लोग बोल दिया करते हैं। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल दलित चिंतक नहीं है, केवल दलितों के नेता नहीं है। पूरे भारत ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्वीकार किया है, अपना नेता माना है। एक दर्शन शास्त्री के रूप में हम उन्हें देखते हैं, एक राजनीतिक विचारक के रूप में देखते हैं, उन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में हम देखते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए अपने वर्तमान को तथा अपनी भविष्य की संभावनाओं को पुनर्परिभाषित करने के लिए अपने अस्तित्व को एक नई संज्ञा देने पर, अपने आप को एक नया नाम देने पर आप सभी विचार करें, यह मेरा आप सभी से आग्रह है। राष्ट्र की सेवा के लिए आप सभी, जो हम सभी पर आशीर्वाद आपका बना हुआ है, उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और विजय गोयल जी और गांधी स्मृति और दर्शन के जितने भी कर्मी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सभी को अपनी तरफ से आज जो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसके लिए हार्दिक बधाई देते हुए और आप सबको भी बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं। आवश्यक सूचना बैठे रहे।